गुड इवनिंग। कैसे हैं भाई सभी लोग? जल्दी से बताइए। ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? जल्दी से बताइए एक बार। ऑडियो वीडियो क्लियर है? चलिए, सही है। तो हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। देखेंगे, आज सुबह भी अपनी क्लास हुई थी, तो वहाँ पे हमने लॉ ऑफ मोशन शुरू किया था, है ना, जिसपे हम लोगों ने सेकेंड लॉ के ऊपर डिस्कशन किया, है ना। सेकेंड लॉ के ऊपर हमने डिस्कशन किया कि भाई यदि कोई बॉडी, आप पहले फर्स्ट लॉ पे किया कि यदि कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना पसंद करेगा, और यदि कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में रहना पसंद करेगा, जब तक कि बाहरी बल कार्य ना करे, जब तक कि उसके ऊपर बाहरी बल कार्य ना करे, है ना। अब ध्यान देंगे क्या हो गया, एक बार बता दीजिए, ऑडियो वीडियो क्लियर है ना सबको? ऑडियो वीडियो क्लियर है सबको? बता दीजिएगा जल्दी से। चलिए ठीक है। तो बाहरी बल कार्य ना करे, है ना। तो चलिए एक बार जल्दी से बता देते हैं पहले आपको। ये अपना लेक्चर नंबर अभी 21 है ना। आज हम लोग नया टॉपिक चालू करने जा रहे हैं। नया टॉपिक तो हो गया है ना, उसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। जल्दी से एक मिनट रिवीजन कर ले लेते हैं हम लोग। तो हमने बताया था फर्स्ट लॉ में कि यदि आपका नेट फोर्स यदि जीरो है, यदि आपका नेट फोर्स यदि जीरो है, मतलब यदि किसी ऑब्जेक्ट पर कोई भी बाहरी बल नहीं लग रहा है, नेट फोर्स यदि आपका जीरो है, तो उस स्थिति में क्या होगा कि आपका बॉडी यदि रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहेगा, और यदि आपका बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहेगा, है ना। यदि कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहेगा, और यदि कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहेगा। तो ये फर्स्ट लॉ था। लेकिन यहाँ पे और मैंने ये भी बताया था कि सबसे पहली बार फोर्स का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया था? फर्स्ट लॉ से आया था। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ को ही हम लोग क्या बोलते हैं? जड़त्व का नियम बोलते हैं। उसके बाद फिर हमने पढ़ा क्या? न्यूटन सेकेंड लॉ, क्या कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, है ना। तो जो मेरा फोर्स है वो मोमेंटम के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी होता है ना। तो ये सब सारा चीज हमने पढ़ा था। चलिए, अब यहां से हमको एक बात समझ में आया कि जब हमने न्यूटन सेकंड लॉ को सॉल्व किया तो लास्ट में रिजल्ट बन के आया F बराबर ma, है ना, कि जो मेरा फोर्स लग रहा है वो मेरा फोर्स किसके बराबर होगा? m इंटू ए के, है ना। और फोर्स का डायरेक्शन और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन, है ना, फोर्स का डायरेक्शन और चल ठीक है, F बराबर m इंटू ए, ये रिजल्ट आया था। इसको थोड़ी डायरेक्शन अभी छोड़ देते हैं, है ना। तो ये सारा चीज अपना यहां से बनकर आया था। चलिए, अब हम लोग शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आज अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मोशन ऑफ लिफ्ट, है ना। अपना नेक्स्ट टॉपिक है अपना मोशन ऑफ अ लिफ्ट, लिफ्ट का मोशन। चलिए, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, इसको जरा ध्यान से समझेंगे। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। यहां से आपको ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट पूछा जाएगा। इस टॉपिक से, मोशन ऑफ लिफ्ट से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। ऑब्जेक्टिव जो आपको आएगा डायरेक्ट यहां से आएगा। चलिए समझते हैं जनाब इसको। सपोज कीजिए कि एक लिफ्ट है, ठीक है, और इस लिफ्ट में ऊपर की तरफ तार जा रहा है, ऊपर की तरफ तार है। अब ध्यान दीजिएगा, साथ ही साथ इस लिफ्ट में कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का मास m है, इस ऑब्जेक्ट का मास m है, ठीक है। और ये जो लिफ्ट है, ये लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, ये लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा है।
क्लियर है? ये लिफ्ट कहां जा रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है। यदि मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, ध्यान देंगे, यदि मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो इस ऑब्जेक्ट का वेट कहां लगेगा? नीचे की तरफ। इस ऑब्जेक्ट का वेट कहां लगेगा? नीचे की तरफ। और क्या हो जाएगा? W बराबर mg, है ना? इस ऑब्जेक्ट का वेट कहां लगेगा? नीचे की तरफ। चूंकि ये लिफ्ट एक रस्सी से जुड़ा हुआ है तो इसमें क्या लगेगा? एक टेंशन भी लगेगा। इसमें क्या लगेगा? एक टेंशन भी लगेगा, है ना? और मान लेते हैं कि इस लिफ्ट का ऊपर जाते समय एक्सेलरेशन a है। ऊपर जाते समय एक्सेलरेशन a है, ठीक है? ऊपर जाते समय एक्सेलरेशन क्या है? इस लिफ्ट का a है। तो हमको यहां पे t को फाइंड करना है, टेंशन पता करना है ना? तो ध्यान देंगे, एक चीज बताइए कि यह लिफ्ट ओवरऑल कहां जा रहा है? नीचे कि ऊपर? नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है? यह लिफ्ट ऊपर जा रहा है। ऊपर तभी जाएगा जब मेरा टेंशन जो है वो ज्यादा लग रहा होगा किससे? mg से। जब टेंशन मेरा क्या लग रहा होगा? ज्यादा लग रहा होगा किससे? mg से, है ना? इसका मतलब है कि मैं यदि इस केस में F नेट निकाल लूं, है ना? F नेट निकाल लूं, मतलब नेट फोर्स। तो नेट फोर्स, पहले तो नेट फोर्स होता है किसके बराबर है? न्यूटन सेकंड लॉ से m इंटू ए के। न्यूटन सेकंड लॉ से नेट फोर्स किसके बराबर होता है? m इंटू ए से। अब नेट फोर्स यहां पे चेक करना है कि ऑब्जेक्ट जा कहां रहा है? ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है। ऊपर की तरफ तभी जाएगा जब ये टेंशन ज्यादा होगा, है ना? तो y दिशा में दो फोर्स है, एक है T और एक है mg। एक है T और एक है mg। इसका मतलब है कि T बड़ा होगा और mg मेरा छोटा होगा। इसका मतलब है कि T मेरा बड़ा होगा, mg छोटा होगा। नेट फोर्स निकालेंगे तो ऊपर में से नीचे वाले को माइनस कर देंगे। इसका मतलब है कि T माइनस mg बराबर हो गया m इंटू ए। T माइनस mg इज इक्वल टू m इंटू ए। तो यदि मैं यहां से टेंशन निकाल लूं तो टेंशन बराबर क्या हो जाएगा? mg प्लस m इंटू ए। इस तरह टेंशन बराबर हो गया mg प्लस ए, है ना? तो ये आपका पहला केस हो गया जब, ये पहला केस हो गया जब लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही हो। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही हो, है ना? जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही हो। एक बात हमेशा याद रखेंगे कि न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, अप्लाइड फोर्स और इन दिस डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इस बात को याद रखना है ना? कि जिधर हम ओवरऑल फोर्स होगा उधर ही मेरा एक्सेलरेशन लगेगा। इस बात को याद रखना है ना? तो अब यहां से क्या रिजल्ट बन के आया? पहले यहां से क्या पूछ सकता है आपको एग्जाम में, है ना? इस बात को ध्यान देखना है। कहेगा कि कोई आदमी लिफ्ट में बैठा हुआ है, जब वो ऊपर की तरफ जाएगा, है ना? जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाएगा तो उसको कैसा भार महसूस होगा? तो उसको कैसा भार महसूस होगा भाई? ज्यादा वेट उसको महसूस होगा, ठीक है? जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाएगा लिफ्ट में, है ना, तो उसको क्या महसूस होगा? ज्यादा वेट महसूस होगा। देखिए ना, ये आदमी था, इस आदमी का वेट कितना था पहले? m इंटू जी, इतना ही वेट था। लेकिन अब देखिए उसको कितना महसूस हो रहा है? g प्लस ए। कितना महसूस हो रहा है? g प्लस ए। इसका मतलब है उसको ज्यादा वेट महसूस होगा, ठीक है? तो इस केस को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है? आज आप लोगों का किसी का कमेंट नहीं आया अभी तक, क्या बात है भाई? किसी का कमेंट नहीं आया है, क्या बात है? चलिए सेकेंड केस में चलते हैं। इसी में सेकेंड केस में जब लिफ्ट नीचे की ओर जा रहा हो, जब लिफ्ट नीचे की ओर जा रहा हो, सेम लिफ्ट है
बस इस बार पहले लिफ्ट कहाँ जा रहा था भाई, ऊपर की तरफ, अब लिफ्ट कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ। ध्यान दीजिएगा, ये वही लिफ्ट हमने मैं फिर से वही लिफ्ट बना रहा हूं। ये लिफ्ट है, क्या था इसमें, ऊपर की तरफ टेंशन लग रहा था, नीचे की तरफ m इंटू जी लग रहा था। ऊपर की तरफ टेंशन लग रहा था, नीचे की तरफ m इंटू जी लग रहा था। लेकिन इस बार लिफ्ट कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है। इस बार लिफ्ट कहाँ जा रहा है, वो नीचे जा रहा है। लिफ्ट का मोशन कहाँ है, वो नीचे की तरफ है ना। लिफ्ट का मोशन कहाँ है, नीचे की तरफ है। अब ध्यान देंगे कि यदि मैं नेट फोर्स की बात करूं, एफ नेट का, तो सबसे पहले वो होता है m इंटू ए। अब लिफ्ट नीचे की तरफ जा रहा है, तो जब ये लिफ्ट नीचे की तरफ जा रहा है, इसका मतलब है कि mg ज्यादा होगा और टेंशन कम होगा। और नेट फोर्स की बात करें तो mg माइनस टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, mg माइनस टी। mg माइनस टी बराबर ma। इस तरह इसको सॉल्व कीजिए तो t बराबर हो जाएगा, t उस पर चला जाएगा तो हो जाएगा mg माइनस m माइनस a। इस तरह हो जाएगा t बराबर mg माइनस a। t बराबर हो जाएगा mg माइनस a। इसका मतलब है कि यदि आप नीचे की तरफ जाएंगे तो देखिए, आपको पहले वेट आपका कितना था, लिफ्ट में थे तो m इंटू जी। अब देखिए उसमें कुछ माइनस कर दिए, है ना। m इंटू जी पहले से था आपका वेट, ये आपको नेचुरल होना चाहिए। लेकिन जब आप नीचे की तरफ जा रहे हैं तो देखिए m इंटू ए माइनस हो जाएगा। इसका मतलब है कि आपको कुछ हल्का महसूस होगा। तो आप ये चीज फील किए होंगे कि जब आप लिफ्ट में कभी नीचे की तरफ जा रहे होंगे तो देखिएगा आपको हल्का महसूस होगा। जब आप नीचे की तरफ जा रहे होंगे तो आपको हल्का महसूस होगा। इस बात को बताइए कि आप कमेंट करके जल्दी से, क्या ऐसा महसूस हुआ है कि आपको, कि जब आप लिफ्ट में नीचे की तरफ जा रहे होते हैं तो आपको हल्का महसूस होता है। देखिए ये कारण यही है क्योंकि आपका ओरिजिनल वेट m इंटू जी था, लेकिन आप में क्या हो रहा है, m इंटू ए क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। आपके वेट में m इंटू ए क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, इसीलिए आपको हल्का महसूस होता है। जल्दी से बताइए, होता है। चलिए सतीश भाई, आज आप लोग सब इतना लेट से आप लोग सब कमेंट क्यों कर रहे हैं सतीश भाई, क्या बात है, नाराज है क्या हमसे कि क्लास ज्यादा हो गया, आज क्लास ज्यादा हो गया क्या? सब आज बहुत लेट से सब कमेंट भी कर रहे हैं। चलिए नहीं चलिए ठीक है। अच्छा, अब एक चीज समझिए, जरा ये चीज समझिए, जरा बेहतरीन चीज है, मजा आ जाएगा आज। ठीक है, आज देखिएगा आपको एक वीडियो भी दिखाएंगे। आज जब आपका क्लास दोपहर को आज मैंने समाप्त किया, उसके बाद मैंने जाके एक वीडियो को शूट किया, है ना। उसके बाद मैंने जाके एक वीडियो को शूट किया है, ठीक है, जो कि अभी इससे रिलेटेड है। अभी तक क्या हो रहा था कि आप कुछ एक्सेलरेशन से आप नीचे जा रहे थे, है ना। आपका जो एक्सेलरेशन था, कुछ एक्सेलरेशन से बॉडी कहां जा रहा था भाई, नीचे की तरफ जा रहा था, है ना। तो आपका वेट क्या होगा, तो आपका वेट क्या हो गया, एम जी माइनस ए हो गया। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे, जब आप नीचे की तरफ जा रहे थे तो आपके ऊपर जो आपका जो वेट हो गया वो एम जी माइनस ए हो गया, या लिफ्ट का वेट बोलिए या खुद का वेट बोलिए, ये फॉर्मूला बन के आया, है ना। लेकिन एक चीज सोचिए जरा कि आप ए बराबर 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से आप नीचे जाने लगे, मतलब आप जी के बराबर नीचे जाने लगे, है ना। आप जी के बराबर नीचे जाने लगे, मतलब ए का मान जी के बराबर हो जाए, तो उस केस में क्या होगा देखेंगे। तो उस केस में क्या होगा, तो टी बराबर हो जाएगा एम जी, ए का मान हम लोग जी रखेंगे, तो इस तरह हो गया टी बराबर 0 हो जाएगा। मतलब आपको कोई भी फोर्स महसूस नहीं होगा। मतलब इसी चीज को बोलते हैं कि जब ए बराबर जी हो जाता है, इसी को बोलते हैं फ्री फॉल, इसी को बोलते हैं फ्री फॉल, है ना। फ्री फॉल का मतलब होता है कि जब आपका एक्सीलरेशन जो है
वो जी के बराबर हो जाए, जब त्वरण आपका जी के बराबर हो जाए तो उसको फ्री फॉल बोलते हैं। उस केस में आपको वजन नहीं लगेगा, मतलब उस केस में आपको लगेगा कि मेरे पर कोई वजन ही, मेरा कोई वेट ही नहीं है, मेरा कोई मास ही नहीं है। ऐसा आपको मास तो होगा ही, आपको ऐसा फील होगा कि मेरा कोई वेट नहीं है ना। क्या ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि जब फ्री फॉल का केस होता है तो उस केस में कोई भी फोर्स नहीं लगता है, उस केस में कोई भी फोर्स नहीं लगता है। इस बात को समझ में आया तो बोलिए, तो मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा अभी, जल्दी से बताइए। क्या ये बात आपको समझ में आया कि फ्री फॉल के केस में कोई भी वेट नहीं लगता है? ठीक है, फ्री फॉल के केस में कोई भी वेट नहीं लगता है। चलिए अब समय आ गया एक वीडियो को दिखाने का। चलिए देखते हैं, कहीं मिल जाए तो वीडियो। ठीक है, अब समय आ गया एक वीडियो को अभी आपको दिखाने का। मैंने शूट किया इस वीडियो को, आप लोग ध्यान से जरा इस वीडियो को देखेंगे। चलिए वीडियो चालू हो गया है। पहले एक बार वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे क्या हो रहा है इस वीडियो में। ठीक है, इस वीडियो में क्या हो रहा है पहले आप ध्यान से देखेंगे। चलिए मैं समझा ही देता हूं, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा ये वीडियो देख के। इस वीडियो को देख के आपको ऐसे ये समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। चलिए मैं आपको दिखाई देता हूं कि हो क्या रहा है यहां पे। ठीक है, हो क्या रहा है, ध्यान देंगे। मेरे हाथ में यहां पे एक बोतल है। ठीक है, इस बोतल में छेद किया हुआ है, हर जगह छेद किया हुआ है, नीचे की तरफ छेद किया हुआ है ना। और देखिए अभी इस बोतल से पानी नहीं आ रहा है, जबकि बोतल में छेद किया हुआ है ना। जबकि इस बोतल में भाई छेद किया हुआ है, पानी नहीं आ रहा है ना। लेकिन जैसे ही आप मेरे हाथ को देखेंगे, जैसे ही मैं इस बोतल के कैप को ढीला करूंगा, ठीक है, तो हवा का प्रेशर अंदर जाएगा, मतलब फोर्स जाएगा, फोर्स जाएगा तो पानी बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, है ना। जब तक इसमें फोर्स नहीं था तो पानी देखिएगा बाहर नहीं आ रहा है। आपको वीडियो चला के दिखाते हैं, अब देखेंगे पानी बाहर नहीं आएगा। जैसे ही मैं इस बोतल के कैप को हल्का ढीला करूंगा, देखिएगा यहां से पानी बाहर आने लगेगा। देखिएगा पानी बाहर नहीं आ रहा है। अब देखिए मैं कैप को ढीला कर रहा हूं, देखिए पानी आना शुरू हो गया। पानी आना क्या हो गया, शुरू हो गया, है ना। पानी आना आपको यहां पे क्या हो गया, शुरू हो गया। आ रहा है समझ में, है ना। इसका मतलब है कि जब तक आप फोर्स नहीं लगाएंगे मोशन नहीं होगा भाई, मोशन बिल्कुल नहीं होगा। आपने यहां पे प्रेशर के थ्रू फोर्स लगवाया, तभी यहां से देखिए पानी आपको मोशन में आना शुरू हो गया, है ना। पानी आना यहां पे शुरू हो गया। ये पहला एक्सपेरिमेंट का था। अब आगे बढ़ते हैं। अब जरा इस एक्सपेरिमेंट को और अगले स्तर पे हम इसको लेके जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा क्या हो रहा है आगे, ध्यान दीजिएगा क्या हो रहा है आगे। देखिएगा इस समय, अभी वीडियो को मैंने रोका हुआ है, इस समय देखिए पानी यहां से गिर रहा है, पानी यहां से देखिए लगातार गिर रहा है ना। अब जब आपको पता है कि पानी अभी गिर रहा है, जब हम इसको फ्री फॉल करेंगे तो फ्री फॉल के केस में वेट नहीं होता है, मतलब फोर्स नहीं लगता है। फ्री फॉल के केस में फोर्स नहीं लगता है। जब फोर्स नहीं लगेगा, स्टार्टिंग में याद कीजिए कि जब बोतल बंद था तो फोर्स नहीं लग रहा था, पानी नहीं बह रहा था, है ना। तो इसी तरह जब फ्री फॉल करेंगे तो फोर्स नहीं लगेगा, फोर्स नहीं लगेगा मतलब पानी नहीं बहेगा। आप उस चीज को ध्यान दीजिएगा। जब ये फ्री फॉल होगा, जब इस बोतल को छोड़ेंगे तो देखिएगा पानी गिरना बंद हो जाएगा। देखिए अभी पानी गिर रहा है, देखिएगा अभी पानी ये गिर रहा है। बोतल को छोड़ा, देखिए पानी गिरना बंद हो गया। बोतल को छोड़े, पानी गिरना बंद हो गया। इसका मतलब है कि फ्री फॉल के केस में भाई क्या होता है, फोर्स नहीं लगता है। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आया? क्या ये बात आप लोगों को समझ में आया? जल्दी से बताइए कि क्या ये बात आप लोगों को समझ में आया? जल्दी से बताइए, क्या ये बात आप लोगों को समझ में आया कि फ्री फॉल के केस में, है ना, फोर्स नहीं लगता है। जब मैंने बोतल को छोड़ा था तो पानी नहीं निकला। चलिए, तो आपका ये कॉन्सेप्ट था लिफ्ट ऑफ मोशन का। ठीक है, लिफ्ट ऑफ मोशन में हमने 3 केस बताया। पहला केस, जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाएगा तो मास आपको क्या होगा, जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाएगा तो आपको वेट ज्यादा लगेगा। जब लिफ्ट नीचे की तरफ जाएगा तो आपको वेट कम लगेगा। और जब
बिल्कुल फ्री फॉल का केस होगा, है ना, जब बिल्कुल फ्री फॉल का केस होगा तो उस केस में आपको क्या लगेगा, फोर्स नहीं लगेगा, है ना। क्या उस वीडियो में किसी को, कोई भी भाई बंधु को प्रॉब्लम है तो बताइए जल्दी से। मजा आया वीडियो में देख के, बताइए जल्दी से। उस एक्सपेरिमेंट को समझ में आया कि उस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया कि शुरू में बोतल बंद था, मतलब फोर्स नहीं था, फोर्स नहीं था तो मतलब पानी नहीं आ रहा था। हमने बोतल को खोला तो पानी बाहर आना शुरू हो गया। अब वही स्थिति को हमने बोतल को वहां पे लेके गया। आपको पता है कि यदि फोर्स 0 होगा तो पानी नहीं आएगा। हमने बोतल को हाइट पे ले गया और वहां से फ्री फॉल कर दिया। और आपको पता है कि फ्री फॉल के केस में फोर्स, नेट फोर्स 0 होता है, तो नेट फोर्स 0 हुआ, पानी आना बंद हो गया, है ना। चलिए तो आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ा जाए। जल्दी से बोलिए भाई, सभी लोग बोलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ा जाए। थम्स अप कीजिए, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ा जाए, जल्दी से बताइए। चलिए कुछ क्वेश्चंस होंगे अब इसके ऊपर। चलिए कुछ क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चन कर लेते हैं पहले। देखिएगा इसी टॉपिक पे क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन कर लीजिए। 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड एक कार्यालय में लगी लिफ्ट द्वारा उठाया जा रहा है ना। लिफ्ट के द्वारा क्या कर रहे हैं, 50 किलोग्राम का कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग उठा रहे हैं मतलब ऊपर जा रहा है। इतना चीज आपको समझना पड़ेगा कि कहां जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। लिफ्ट के फर्श पर पिंड द्वारा लगाया गया बल ज्ञात करना है, जबकि त्वरण जो है 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना। तो किसका केस है जी, ये ऊपर का केस है। तो ऊपर के केस में जो नेट फोर्स होता है वो टेंशन होता है ना। लिफ्ट में ऐसे टेंशन ही लगता है, आप लोग नेट फोर्स भी बोल सकते हैं। तो जो नेट फोर्स है वो क्या होता है, या टेंशन ही लिखिए। तो टेंशन क्या होता है, वो होता है mg+a, यही होता है ना, mg+a। और m का मान कितना है, 50 किलो। तो m का मान हो गया 50 किलो, g का मान 10 ले लीजिए लगभग, और a का मान यहाँ पे 1.2 दिया हुआ है। तो हो गया 50 गुना 11.2, 50 गुना 11.2। इसको सॉल्व कर लीजिए तो हो जाएगा 5 दूनी 10, हाथ में रहा 1, 11 पचे 55, 1 56, फिर 2 जीरो आ जाएगा एक अंक के बाद। तो ये आ गया 560 न्यूटन, 560 न्यूटन हो जाएगा। क्या आया समझ में ये चीज? आज भाई हम लोग आज सुबह से देख रहे हैं कि आप लोग थोड़ा सा कमेंट थोड़ा ढिलसिला रहे हैं। ऐसा क्या है, और मेरे क्लास में आप लोग का एनर्जी इतना डाउन क्यों है कि ज़्यादा क्लास हो जाता है? ज़्यादा क्लास हो जाता है क्या भाई? मेरे क्लास में आप लोगों का एनर्जी बिल्कुल डाउन है। चलिए आया समझ में? तो चूंकि लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा था तो mg+a हो जाएगा, और g का मान लगभग हमने 10 ले लिया, a का मान 1.2 दिया हुआ है। जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये लगभग 560 न्यूटन आ गया, है ना। सर mga का मतलब बताओ। अरे अरे क्या बात कर दिए। m जो है भाई वो द्रव्यमान है, g जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जिसका मान 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, और a जो है वो त्वरण है ना, ये जो है मेरा त्वरण है। ठीक ठीक, चलिए आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए ध्यान देंगे। जी का मान 10 क्यों लिया? क्यों भाई? जी का मान 9.81 होता है तो लगभग हमने 10 ले लिया। चौधरी जी का मान 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, तो सॉल्व करने के लिए हमने 10 ले लिया उसको लगभग। ठीक है, एग्जैक्ट मान जी का 9.81 होता है, सॉल्व करने के लिए हमने जी का मान 10 ले लिया। चलिए क्वेश्चन देखेंगे क्या बोल रहा है कि एक कारखाना में 100 किलोग्राम पिंड को ले जाने के लिए एक लिफ्ट की आवश्यकता है। मास आपको दिया हुआ है 100 किलोग्राम, और
लिफ्ट जो है मंदता के साथ ऊपर बढ़ रहा है और मंदता के साथ वो नीचे जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, एक्सेलरेशन हर बार पॉजिटिव नेगेटिव ना होगा, ये इस बात को ध्यान दीजिएगा, है ना। यहाँ पे एक्सेलरेशन देखिए, जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा है तो एक्सेलरेशन माइनस में है, और नीचे की तरफ भी जा रहा है तब भी एक्सेलरेशन माइनस में है ना। मंदता लिखा हुआ है ना, इसका मतलब रिटार्डेशन हो रहा है, इसका मतलब है वीडियो बफरिंग नहीं, वीडियो बफर कर रहा है क्या दीपक? वीडियो बफर कर रहा है क्या दीपक? हो सकता है भाई, थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम हो सकता है ना। एक बार देख लीजिए, बताइए, ये बता दिया अभी शायद सही है, अभी सही है दीपक, है ना, अभी सही है। तो आपको एक्सेलरेशन जो है दोनों केस में -0.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहां भी ए का मान -0.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, ये दोनों आपको दिया हुआ है। नेटवर्क का प्रॉब्लम हो सकता है दीपक, ठीक है। चलिए मैं जहाँ से क्लास लेता हूँ ना, ये बहुत ही ग्रामीण इलाका है, ठीक है, फिर भी मैंने आपके लिए अच्छा व्यवस्था करके रखा है। चलिए, ये दोनों जगह मंदता है, एक्सेलरेशन जो है दोनों जगह माइनस में है। अब आपको पता है कि क्या क्या दिया हुआ है। m का मान क्वेश्चन में 50 किलोग्राम 100 किलोग्राम था, m का मान 100 किलोग्राम था। पहले केस में यदि लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा है तो T बराबर m g प्लस ए होता है ना, g प्लस ए होता है ना। अब m का मान 100 किलो, g का मान 10 ले लीजिए, a का मान -0.8 है, तो इस केस में हो जाएगा 100। 10 में से 0.8 को यदि माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 9.2, इस तरह ये हो जाएगा 9.2 और 100, तो ये हो जाएगा आपको 920 न्यूटन। क्या कह रहे हैं हनुमान पाल, कि 90 क्यों आ रहा है भाई आपका? 90 क्यों आ रहा है? हाँ, बाकी आप यदि 9.81 लिए होंगे तो 900 आएगा सतीश, ठीक है, सही है। जिसका 900 भी आया है सतीश, सही आया है, कोई दिक्कत नहीं है ना। यदि आप 9.81 लिए होंगे तो वो 900 आएगा, ठीक है, बिल्कुल सही है, ऐसा कोई दिक्कत का बात नहीं है। हमने 10 लेके किया है, आप यदि 9.81 लेंगे तो ये लगभग 900 के आसपास आएगा। सेकेंड केस में लिफ्ट जब नीचे की तरफ जा रहा है तो उस केस में क्या होता है, m g माइनस ए, m का मान 100 है, g का मान हमने 10 ले लिया, a का मान 0.8 है, तो इस तरह हो गया 100, 10 माइनस में था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 10.8, तो ये हो जाएगा आपको 1080 न्यूटन। सेकेंड केस में हो जाएगा 1080 न्यूटन, ठीक है। चलिए, हाँ ठीक है हनुमान, मैंने वही बोला कि यदि 9.81 लेंगे तो आपका 900 आएगा, है ना, हमने 10 लिया है। चलिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है आपको। नेक्स्ट प्रश्न है आपके स्क्रीन पर कि 65 किलोग्राम का एक ऑब्जेक्ट है जिसको उठाने के लिए एक लिफ्ट की जरूरत है। टाइप नहीं हो पाया है सर, 900 ही लिखा था। हाँ जी, ठीक। लिफ्ट का त्वरण ज्ञात कीजिए, है ना, जो फर्श पर 800 न्यूटन का बल का उत्पन्न कर रहा है। 800 न्यूटन बल का उत्पन्न कर रहा है। आपको क्वेश्चन में मास दिया हुआ है 65 किलो, लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा है और एक्सेलरेशन निकालना है और टेंशन आपको 800 न्यूटन है। बताइए इसका आंसर तो सभी लोगों से आना चाहिए, इतना चीज मैंने डिटेलिंग में लिख भी दिया। लिफ्ट ऊपर जा रहा है, मास 65 किलो है, ए का मान निकालना है, टी का मान 800 न्यूटन दिया हुआ है, टी का मान 800 न्यूटन दिया हुआ है। बताइए क्या आंसर आएगा, तो जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा, जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा भाई इस केस में। तो जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाता है तो T बराबर होता है m g प्लस ए, है ना, T बराबर m g प्लस ए।
टी का मान 800 है, एम का मान 65 है, जी का मान 10 ले लेते हैं आसानी से सॉल्व करने के लिए, और ए का मान मुझे निकालना है। तो इस प्रकार हो जाएगा 800 बराबर 65 गुना 10 650 और 65 ए। तो 65 ए बराबर हो जाएगा 150, है ना, 150 ही होगा, 6 एक साथ, हाँ ठीक है। और ए बराबर हो जाएगा 150 बटे 65। सॉल्व कीजिए इसको, 150 बटे 65 को सॉल्व कीजिए, बताइए क्या आंसर आ रहा है। 150 बटे 150 बटे 65 को सॉल्व कीजिए, बताइए क्या आंसर आ रहा है, जल्दी से क्या आंसर आ रहा है। बाकी हम कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं, आप लोग हाथ से करेंगे। क्या है 150 बटे 65, 150 भागा 65, 2.3 आ रहा है, ये 2.3 आ रहा है भाई, 2.3, ठीक है सतीश, ठीक आया भाई, 2.3 आया है। तो 2.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। यूनिट को ध्यान रखेंगे सतीश, यूनिट को ध्यान में रखेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन या टॉपिक है देख लेते हैं, टॉपिक है। चलिए पहले बता दीजिए यहाँ तक में लिफ्ट वाले क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है किसी को, है ना। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल करते हैं तो उस केस में फोर्स कितना होता है। तो आपको याद रखना है कि सर ने वीडियो दिखाया था, उस केस में फ्री फॉल में फोर्स जो होता है नेट फोर्स वो 0 होता है ना। आपको बहुत कम चांस है कि क्वेश्चन यदि बनता भी है तो इसी तरह का सिंपल क्वेश्चन आपको बनेगा इस टॉपिक से, इस टॉपिक से इस तरह का ही सिंपल क्वेश्चन आपको बनेगा, इससे ज़्यादा और नहीं आएगा टफ में, है ना। बाकी बेसिकली आपको वही चीज़ है, पूछेगा लिफ्ट में जब आप ऊपर की तरफ जाते हैं तो आपको वेट कैसा महसूस होता है, तो ज़्यादा होता है। जब आप नीचे की तरफ जाते हैं तो आपको वेट कम महसूस होता है ना। और जब फ्री फॉल करते हैं तो वेट 0 लगता है, तो वेट 0 लगता है। तो यदि यहाँ तक हो गया है तो सभी लोग आज्ञा दीजिए, तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, है ना। आप लोग सभी लोग अपना नोट्स खुद से लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? हाँ करवाएंगे करवाएंगे दीपक, ठीक है क्वेश्चन कराएंगे, तो टॉपिक तो होने दीजिए। क्या आप लोग नोट्स, शॉर्ट नोट्स, जो मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताता हूँ उसको आप लोग स्वयं से लिखते हैं या नहीं लिखते हैं? उसको लिखना चाहिए, है ना। क्योंकि देखिए मैं इसमें, देखिए मैंने वो बात नहीं बताया, वो 3 चीज़ जो अभी था लास्ट में, वो चीज़ मैं लिखूंगा नहीं। दूसरा, जब मैं खुद से आपको नोट्स बना के दूंगा तो हो सकता है कि मैं भूल जाऊं, तो कुछ जो बात इंपॉर्टेंट बात है मेरे क्लास में यदि मेरे द्वारा मुंह से निकल रहा है तो आप उसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, उसको नोट डाउन करके रख लिया कीजिए, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, है ना। तो बोलिए तो एक बार फिर से रिवीजन कराता हूँ। जब आप ऊपर की तरफ जाते हैं तो वेट आपको ज़्यादा लगेगा, जब आप नीचे की तरफ जाएंगे तो वेट आपको कम लगेगा, और जब नीचे की तरफ आप फ्री फॉल से जाएंगे, ठीक है, तो आपको वेट 0 लगेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है, बहुत लंबा चौड़ा सा टॉपिक है, नाम पढ़ लेते हैं क्या है। क्या है भाई टॉपिक? मोशन ऑफ टू बॉडीज कनेक्टिंग बाय अ स्ट्रिंग एंड पासिंग ओवर अ स्मूथ पुली, ठीक है। भूल मत करो, सब गड़बड़ हो जाएगा। क्या भूल मत करो? क्या बोल रहे सतीश? भूल मत करो सब गड़बड़ हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है, लंबा चौड़ा सा टॉपिक है, इसको रहने दीजिए, क्या बोल रहा है ना। ये इतना लंबा टॉपिक के पीछे मत जाना है। चलिए मैं आपको समझाता हूँ इस टॉपिक में है क्या चीज़, इस टॉपिक में क्या चीज़ है उसको देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। इंग्लिश का वर्ड है, मैंने उठा के लिख दिया है कि अब मैं समझाता हूँ आपको है क्या चीज़ है। देखिएगा, एक पुली है, नोट्स में मेंशन होना जरूरी है। नहीं भाई आप लिख लीजिए, यदि मुझे याद रहा तो मैं जरूर लिख दूंगा सतीश, ठीक है, यदि मुझे याद रहा तो मैं उस बात को जरूर लिख दूंगा, है ना। लेकिन कुछ बातें जो ऐसा होता है जो नोट्स में छूट सकता है कभी, है ना, तो उसको आप लिख लिया कीजिए। चलिए ध्यान दें, एक पुली है, एक पुली है
इस पुली में एक रस्सी है और रस्सी के सहारे दो ऑब्जेक्ट लटका हुआ है। ये एक रस्सी है और रस्सी के सहारे दो ऑब्जेक्ट लटका हुआ है। ध्यान देंगे। एक ऑब्जेक्ट यहाँ है और एक ऑब्जेक्ट यहाँ है। चलिए ध्यान देंगे। मान लेते हैं कि इस ऑब्जेक्ट का मास m1 है, इस ऑब्जेक्ट का मास m2 है। ठीक है, तो इसमें हमको कुछ कैलकुलेशन, कुछ रिजल्ट वगैरह जानना है। क्या आप लोग पहले कभी पुल्ली के बारे में सुने हैं? क्या सर ने कभी पुल्ली के बारे में बताया था पहले? हाँ जी, हमने पुल्ली के बारे में एफबीडी में भी बताया था। ठीक है, एक बार जल्दी से मैं आपको रिवीजन करा देता हूं। तो होता क्या है कि यदि कोई रस्सी है तो एक सिंगल रस्सी में एक ही टेंशन जनरेट होता है। टेंशन हमेशा ऑब्जेक्ट से दूर लगता है। टेंशन हमेशा ऑब्जेक्ट से दूर लगता है, ये मैंने एफबीडी में बताया था। अब एक चीज देखेंगे, यदि मैं इस केस को उठा लूं, यदि मैं इस केस को उठा लूं, क्या कि ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जा रहा है, इसका मतलब है कि m2 भी भाई ऊपर की तरफ जाएगा। यदि m1 नीचे की तरफ जाएगा तो इसका क्लियर मतलब है कि भाई m2 भी आपको ऊपर की तरफ जाएगा। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। यदि ये m1 ऑब्जेक्ट a एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा तो m2 भी a एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा, है ना, क्योंकि दोनों एक ही रस्सी से, ये जितना तेजी से नीचे जाएगा ये भी उतना ही तेजी से ऊपर जाएगा, तो दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम हो जाएगा। और आपको ये भी पता है कि यदि मैं इस रस्सी में टेंशन को दिखाऊं तो टेंशन ऑब्जेक्ट से दूर लगता है। ये टेंशन है तो ये भी टेंशन होगा, है ना। तो क्वेश्चन में आपको यहाँ पे पूछा जाएगा कि टेंशन कितना होगा और एक्सेलरेशन कितना होगा। बस इतना ही आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। सिंपल सा चीज दे देगा, बोलेगा कि एक पुल्ली के सहारे एक ही रस्सी पर दो ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 और m2 है। m1 की तरफ से ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जा रहा है, तो बताइए कि इस रस्सी में टेंशन कितना लगेगा, या पूछ देगा कि बताइए कि एक्सेलरेशन कितना लगेगा। क्या आप सबसे पहले ये चीज बताइए कि आपको ये टॉपिक आया समझ में कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं। हम लोग बेसिकली टेंशन और एक्सेलरेशन निकालने जा रहे हैं। ठीक है, पहले ये बताइए कि आपको ये चीज समझ में आया कि नहीं आया। और यही चीज यहाँ पे हेडिंग भी है, यही चीज यहाँ पे आपको हेडिंग भी है ना। जल्दी से बताइए क्या ये चीज आपको समझ में आया या नहीं आया, जल्दी से बताइए कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं। अरे आप लोग कमेंट आज बिल्कुल बंद है भाई। सतीश क्या हो गया, दीपक, सतीश, सभी लोग, दीपक है, सतीश है, हनुमान है, जल्दी से बताइए पहले ये चीज समझ में आया आपको कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं, तभी हम आगे बढ़ेंगे। अब तभी हम आगे बढ़ेंगे, जल्दी से बताइए क्या ये चीज समझ में आया। किसी का कमेंट नहीं आ रहा है, तो क्या बैठ जाऊं मैं? हाँ जी, रिपीट प्लीज। देखेंगे क्या नाम है सतीश, कि एक पुली है, ये मेरा पुली है, पुली पे क्या हुआ है, समझ में आ रहा है नहीं? तो आप लोग बोलिएगा ना, आप लोग बोलेंगे, आप लोग जब तक बोलेंगे नहीं दीपक कैसे काम चलेगा। तो अभी देखिए सतीश बोला कि रिपीट, तो देखेंगे एक पुली है, इस पुली में एक रस्सी के सहारे दो ऑब्जेक्ट है m1 और m2, एक ही रस्सी के सहारे, है ना। मान लेते हैं कि m1 नीचे जा रहा है, यदि m1 नीचे जा रहा है तो m2 ऊपर जाएगा, है ना। और चूंकि एक ही रस्सी से बंधा हुआ है, इसका मतलब जितना एक्सेलरेशन से ये नीचे जाएगा उतना ही एक्सेलरेशन से ये ऊपर जाएगा, है ना। इतना ही कहना था। अब आपको ये पता है कि किसी भी रस्सी में टेंशन कहाँ लगता है, ऊपर की तरफ लगता है ना। किसी भी ऑब्जेक्ट में टेंशन को यदि हमको दिखाना होता है तो उसको कैसे दिखाते हैं, ऊपर की तरफ लगते हुए दिखाते हैं, है ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन में बस ऐसा ही पूछेगा, सिंपल सा, कि बोलेगा कि आपको एक पुली है, पुली पे दोनों तरफ वेट लगा हुआ है m1 m2, है ना। तो बताइए कि m1 की तरफ से ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है, तो बताइए कि रस्सी में टेंशन कितना होगा, या पूछ देगा कि एक्सेलरेशन बताइए सिस्टम का कितना होगा। ठीक है,
नहीं दिख रहा है दीपक, आपका कमेंट मुझे दिख रहा है ना। दीपक आ रहा है कमेंट भाई आपका। चलिए, तो हमको टेंशन और एक्सेलरेशन निकालना है, तो ये चीज अपना था। तो यही चीज यहाँ पे टॉपिक का भी नाम है, मैंने हिंदी में लिखा है, इतना बड़ा मैंने इसका हिंदी करने का मैंने कोशिश किया था, लेकिन थोड़ा अजीब टाइप का हिंदी हो रहा था, तो मैंने इसको इंग्लिश में ही छोड़ दिया। ठीक है, चलिए देखेंगे। अब हमको टेंशन और एक्सेलरेशन निकालना है, ध्यान दीजिएगा। ये मेरा पुली था, उसके बाद इधर की तरफ ये रस्सी है ना, ये आपका रस्सी था, और ये आपको M1 था, और ये आपका M2 था। ध्यान देंगे, ये आपका M1 था और ये आपका M2 था। ये नीचे की तरफ जा रहा है और ये ऊपर की तरफ जा रहा है, इधर टेंशन लग रहा था। चलिए, अब आपको सिर्फ ये ध्यान देना है, ठीक है। पहले आप राइट साइड को देखेंगे, दाहिना तरफ। दाहिना तरफ का जो ऑब्जेक्ट है, मैं सिर्फ उसको उठा रहा हूं, सिर्फ दाहिना तरफ के ऑब्जेक्ट को देखेंगे। बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगा। ये दाहिना तरफ का ऑब्जेक्ट है जिसका मास M1 है, ऊपर की तरफ टेंशन है, नीचे की तरफ M1G लगेगा, वेट लगेगा जी। एफबीडी यदि ड्रॉ करें, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट कहां लगता है? नीचे की तरफ, M1G। और ये ऑब्जेक्ट कहां जा रहा है? नीचे की तरफ जा रहा है। ये ऑब्जेक्ट कहां जा रहा है? नीचे की तरफ जा रहा है। अब ध्यान देंगे, इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट यदि नीचे की तरफ जा रहा है, इसका मतलब है कि M1G जो है टेंशन से बड़ा होगा। M1G टेंशन से बड़ा होगा, है ना। इसका मतलब है कि आपको पता है न्यूटन सेकेंड लॉ से कि F नेट बराबर होता है M इंटू A। ये फॉर्मूला होता है भाई, F नेट बराबर होता है M इंटू A। अब बताइए यहां पे नेट फोर्स कितना है? M1G माइनस T, M1G माइनस T बराबर मास कितना है? M1, एक्सेलरेशन कितना है? A, तो हो जाएगा M1 इंटू A। यहां से इसको सॉल्व कर लेंगे तो टेंशन बराबर हो जाएगा क्या? टेंशन को उस पर कर लीजिए, तो M1G माइनस A, ये हो जाएगा समीकरण फर्स्ट। क्या समीकरण फर्स्ट में किसी भी भाई बंधु को कोई प्रॉब्लम है ना? जब मैंने लेफ्ट साइड राइट साइड का एफबीडी बनाया तो टेंशन बराबर बन के आया M1 इज इक्वल टू M1 इंटू G माइनस A। चलिए, अब सेकेंड लेफ्ट साइड का एफबीडी मैं बना रहा हूं, सेकेंड लेफ्ट साइड का एफबीडी बना रहा हूं। देखेंगे, लेफ्ट साइड का एफबीडी है, तो इसमें भी टेंशन ऊपर की तरफ था, इसका मास M2 है, तो इसका वेट कहां लगेगा? M2G नीचे की तरफ, और ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा था, है ना। तो फिर से यदि मैं यहां पे F नेट निकालूं, यदि मैं यहां पे F नेट निकालूं तो ये हो जाएगा M इंटू A। ये ऑब्जेक्ट कहां जा रहा है? ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब यहां पे T बड़ा होगा, है ना। तो T माइनस M2G इज इक्वल टू M इंटू A, और ये फॉर्मूला है ना। और M क्या है भाई? यहाँ पे इस बार M2 है, तो ये M2 हो जाएगा। इस प्रकार T बराबर हो गया क्या? M2G प्लस A। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड, ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये था आपका इक्वेशन नंबर 1, T बराबर M1G माइनस A, और यहाँ पे इक्वेशन नंबर सेकेंड आ गया T बराबर M2G प्लस A। क्या हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व कर सकते हैं? तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 में भी देखिए बायां तरफ T है, समीकरण 1 में भी देखिए बायां तरफ T है,
और समीकरण 2 में भी बायां तरफ t है, तो ऑटोमेटिक दायां तरफ क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 1 का दायां तरफ m1 g माइनस ए है, तो ये हो जाएगा m1 g माइनस ए, और ये हो जाएगा m2 g प्लस ए। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा m1g माइनस m1a बराबर m2g प्लस m2a, है ना। चलिए सॉल्व कीजिए, a वाले को एक जगह लेते जाइए, g वाले को एक जगह, तो हो जाएगा m1g माइनस m2g बराबर m1a प्लस m2a। देखिएगा यहाँ से g कॉमन आ रहा है, g को कॉमन ले लेंगे, यहाँ से a कॉमन आ रहा है, a को कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा यहाँ पे m1 माइनस m2g इज इक्वल टू m1 प्लस m2a। इस तरह a बराबर हो गया आपको m1 माइनस m2 इंटू जी बटे m1 प्लस m2, है ना। तो ये हो गया आपको a का मान। यही चीज हमको निकालना था कि यदि कोई ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जा रहा था तो इस केस में a का मान क्या आया, m1 माइनस m2 इंटू जी बटे m1 प्लस m2, है ना, m1 प्लस m2, है ना। अभी मैं इसको समराइज कर दूंगा, अभी पूरा निकालने दीजिए। मैंने बताया था कि इस केस में मुझे टेंशन निकालना है और एक्सेलरेशन निकालना है ना। तुरंत तो हमने निकाल दिया, ठीक है, तुरंत तो हमने निकाल दिया, अब टेंशन निकालना है, ठीक है। तो देखेंगे समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी का भी उपयोग कर लीजिए, आपसे टेंशन निकल जाएगा। तो समीकरण 1 में समीकरण 1 का ही हम लोग समीकरण 2 का ही उपयोग कर लेते हैं, यहां से टेंशन निकल जाएगा। तो ध्यान देंगे, तो समीकरण 2 से समीकरण 2 क्या था, t बराबर m2 g प्लस ए। अब आप यहाँ पे a का मान ला के रख दीजिए और सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। a का मान था m1 माइनस m2 इंटू जी बटे m1 प्लस m2, है ना। चलिए आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से g को कॉमन निकाल रहे हैं और g को पूरे से बाहर कर देंगे, तो हो जाएगा m2 इंटू जी, और यहाँ बचेगा 1 प्लस m1 माइनस m2 बटे m1 प्लस m2, है ना। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा m2 इंटू जी, और ये हो जाएगा m1 प्लस m2, इधर आ जाएगा m1 प्लस m2 प्लस m1 माइनस m2, है ना। तो m2 से m2 कैंसल आउट हो जाएगा, तो इस तरह बचेगा 2 m1 m2 इंटू जी बटे m1 प्लस m2, है ना। तो ये हो गया आपको टेंशन का मान। तो टेंशन बराबर हो गया क्या, 2 m1 m2 इंटू जी बटे m1 प्लस m2, ये हो गया आपको टेंशन का मान। और फिर क्या आया, एक्सेलरेशन बराबर आया था m1 माइनस m2 बटे m1 प्लस m2 इंटू जी, जी को यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया आपको एक्सेलरेशन का मान। क्या इस केस में कोई दिक्कत है तो बोलिए, कंक्लूड करेंगे अब। तो क्या हुआ यहाँ तक में, इस चीज़ को कंक्लूजन की तरफ ले जाएंगे। क्या इस बात में कोई किसी को प्रॉब्लम है तो बताइए। क्या ये फॉर्मूला याद रहेगा, बस आपको ये याद रखना है ना, सिर्फ आपको ये याद रखना है, बाकी और कुछ नहीं, आपको ये याद रखना है, बस ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको ये याद रखना है, बाकी और कुछ नहीं, ठीक है। कहाँ से आया, कैसे आया, ठीक है, इस पे की तरफ नहीं जाना है। जल्दी से बताइए, क्या ये समझ में आया आपको, क्या ये समझ में आया, है ना। चलिए अब इसको कंक्लूड करते हैं, जरा देखेंगे क्या हुआ क्या और क्या आंसर आएगा। चलिए बस ये जो सीट है, अभी जो मैं यहाँ पे सीट बनाने जा रहा हूँ, बस आपको ये याद रखना है, VVI। आप ये नहीं बोल सकते कि सर ये रिजल्ट कैसे आया, है ना। तो अब मैं जो इस पेज पे बनाने जा रहा हूँ, यही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप लोग हो सके तो दूसरे फ़ोन से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए ध्यान देंगे।
मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, पहले एक डायग्राम बना रहा हूँ। ये मेरा व्हील था, उसके बाद इधर की तरफ एक रस्सी, इधर की तरफ एक रस्सी, है ना, और इधर की तरफ एक ऑब्जेक्ट था, इधर की तरफ एक ऑब्जेक्ट था, और ये आपका M1 है, ये आपका M2 है। ठीक है, इधर की तरफ टेंशन लग रहा था, इधर की तरफ टेंशन लग रहा था। चलिए इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और एक और यहाँ बना देता हूँ। चलिए ध्यान देंगे बस। अब इसको, इस पेज को आप याद रखेंगे क्या हो रहा है। यदि M1 नीचे जाएगा तो M2 क्या होगा, ऊपर जाएगा। M2 क्या होगा, ऊपर जाएगा भाई, M2 ऊपर की तरफ जाएगा। तो इस केस में हमने डिराइव किया कि एक्सेलरेशन जो है वो हो जाएगा M1 माइनस M2 बटे M1 प्लस M2 इंटू जी, और T बराबर हो जाएगा 2M1 M2 बटे M1 प्लस M2 इंटू जी। इस केस में हो जाएगा, है ना। अब सेकेंड केस क्या है, ध्यान देंगे। सेकेंड केस में ऐसा हो जाए कि M2 नीचे चला जाए और M1 ऊपर चला जाए। ठीक है, M2 नीचे चला जाए और M1 ऊपर चला जाए, तो इस केस में क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। यदि M2 नीचे जाएगा ना, तो इस केस में जो आपका एक्सेलरेशन है, इस केस में जो आपका एक्सेलरेशन है ये M2 माइनस M1 बटे M1 प्लस M2 इंटू जी हो जाएगा, और टेंशन हो जाएगा 2M1 M2 बटे M1 प्लस M2 इंटू जी हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि जिधर की तरफ ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जाएगा, है ना, M1 नीचे जा रहा है ना, ठीक है, तो ये M1 नीचे जा रहा है तो M1 माइनस M2 होगा। यहां पे देखिए M2 नीचे जा रहा है तो ये M2 माइनस M1 होगा। ठीक है, बाकी सारा फॉर्मूला टेंशन का और बाकी सब कुछ सेम होगा। क्या ये बात आया समझ में, तो बताइए एक बार, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, क्या ये बात आया समझ में कि यदि M1 नीचे जा रहा है तो एक्सेलरेशन M1 माइनस M2 होगा, यदि M2 नीचे जा रहा है तो M2 माइनस M1 होगा। चलिए बताइए, सभी लोग बताइए एक बार जल्दी से, क्या ये चीज आया समझ में आपको, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। जल्दी से बोलिए। चलिए ठीक है, इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। आप लोग इसका फोटो भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट है, स्क्रीनशॉट का शायद ऑप्शन तो नहीं आता है, आप लोग दूसरे मोबाइल से फोटो ले सकते हैं इस चीज का। डायरेक्ट आपको फार्मूला पे ही क्वेश्चन, यदि न्यूमेरिकल आने का कम चांस है, ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला ही पूछ सकता है ना, तो इस फार्मूला को आप ध्यान में रखेंगे, डायरेक्ट फार्मूला ही पूछ सकता है आपसे। चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, देखिएगा आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे क्या बोल रहा है। क्वेश्चन है 45 और 30 किलोग्राम द्रव्यमान के दो पिंडों को एक घर्षण रहित चरखी के ऊपर से गुजरती रस्सी के सिरों पर लटका दिया जाता है। वही चीज है कि पुल्ली पर एक तरफ 45 किलो का, एक तरफ 30 किलो का ऑब्जेक्ट को लटका दिया गया है, तो भारी द्रव्यमान किस त्वरण से नीचे की ओर जाएगा, और स्ट्रिंग में तनाव निकालना है ना, एक्सीलरेशन निकालना है, और क्या निकालना है, टेंशन निकालना है ना। और भारी द्रव्यमान मतलब 45 किलो, है ना, यही M1 हो जाएगा, यही मेरा क्या हो जाएगा, M1 हो जाएगा। ठीक है, क्या है, डेल्टा M, हाँ कर सकते हैं मलखम आपका, लेकिन उसमें जी रह गया मलखम भाई, आपका जी रह गया, उसमें जी छूट गया है ना, गुरुत्व त्वरण छूट गया आपका फॉर्मूला में। हाँ, कर सकते हैं, है ना, बिल्कुल कर सकते हैं। चले, तो हमको यहां पे एक्सेलरेशन पूछ रहा है,
तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, m1 माइनस m2 बटे m1 प्लस m2 इंटू जी। m1 45 है, m2 30 है, और 45 प्लस 30, जी के मान को आसानी से सॉल्व करने के लिए हम 10 ले लेते हैं, है ना। तो 45 में से 30 चला गया तो हो गया 15 बटे 75 गुना 10, 15 पचे 75, तो ए का मान आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आ गया आपको इस केस में ए बराबर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, टेंशन निकालना है। चलिए ध्यान देंगे, अब मुझे टेंशन निकालना है, तो टेंशन बराबर होता है 2m1 m2 बटे m1 प्लस m2 इंटू जी, यही होगा। तो हो जाएगा 2 गुना m1 का मान 45 है, m2 का मान 30 है, और 45 प्लस 30 75 हो जाएगा, है ना। और जी का मान को हम लोग 10 ले लेंगे, है ना, जी के मान को 10 ले लेंगे। चलिए इसको सॉल्व कीजिए इसको, तो 5 से सॉल्व करके बताइए क्या आंसर आ रहा है, आप लोग सॉल्व कीजिए, ठीक है। ये तो इतना अच्छा कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं कर देता हूँ, 5 छक 30, 15 पचे 75, 15 तिया 45, तो 6 तिया 18, 18 दूनी 36, 360 न्यूटन हो जाएगा, 360 न्यूटन हो जाएगा। चलिए आया समझ में, समझ में आया। अरे यार दीपक और मलखन आपस में खेल रहे हैं भाई, मेरे सवाल का जवाब दीजिए, समझ में आया या नहीं आया, मेरे सवाल का जवाब दीजिए, क्या ये क्वेश्चन समझ में आया, हाँ या ना। चलिए तो ये हो गया 360 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन ये होगा शायद, क्वेश्चन नहीं है ना, क्वेश्चन नहीं है, नेक्स्ट टॉपिक है। तो यदि आपको यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो बताइए, तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। ये यहाँ तक में किसी भी भाई बंधु को कुछ प्रॉब्लम है क्या, है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ें, नेक्स्ट टॉपिक आपके स्क्रीन पर है, फिर लंबा सा चौड़ा सा कुछ टॉपिक लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है उसको छोड़िए, है ना, क्या लिखा हुआ है उसको छोड़िए, बाकी हम लोग समझेंगे, हम लोग डायग्राम से समझेंगे, ठीक है। जल्दी से बताइए क्या आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ा जाए। चलिए ठीक है, देखिएगा तो एक बार हम पढ़ लेते हैं क्या है। टू बॉडी कैरेक्टराइज्ड वन विच ऑफ हैज हैंगिंग फ्री एंड अदर इज लाइंग ऑन द स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक क्या है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है उसको समझ लेते हैं। कुछ कमेंट आया है, इसमें दूसरा फार्मूला भी यूज कर सकते हैं क्या सर। कर हेमराज भाई, दूसरा फार्मूला क्यों यूज करेंगे, अभी हमने बताया कि जो भी बड़ा है जिधर की तरफ नीचे जा रहा है उसको पहले रखना है। आप m2 उसको मान लीजिएगा और क्या कीजिएगा, है ना। तो घबराना नहीं है उसमें, है ना, इसमें घबराना नहीं है। आप इसी फार्मूला में, ये तो सेम रहेगा दोनों में, ये तो सेम रहता है दोनों में, है ना। लेकिन बात आप यहाँ कर रहे हैं कि सर यहाँ m2 माइनस m1 लेंगे, तो m2 माइनस m1 तभी लेंगे, ये m1 उसी को लेंगे जो नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। जो भी नीचे आएगा आप उसको ले सकते हैं, ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं, आंसर फिर भी यही आएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। फिर बेहतरीन डायग्राम ही बनाते हैं, थोड़ा अच्छा सा डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बना रहा हूँ, बनाने दीजिएगा, ठीक है।
चलिए ये डायग्राम है भाई। राकेश जी आप एक्टिव हो गए? कहाँ है राकेश भाई? राकेश का तो मैसेज ही नहीं आ रहा है कुछ। ठीक है चलिए ये मेरा कहानी है। अब यहाँ पे हम लोग अपना जिक्र करते हैं। देखिए ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m1। ठीक है चलिए m1 पिछले केस में इसको लिए थे, इसी को ले लेते हैं। ये है मास m2 और इस ऑब्जेक्ट का मास है m1, है ना। और इस तरह से ये किसी सरफेस पर रखा हुआ है और एक पुल्ली के थ्रू ये लगा हुआ है। तो यही बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट को हमने फ्रीली लटका दिया है और दूसरे ऑब्जेक्ट को किसी सतह पे हमने रखा है। ये मेरा क्या है? सतह है। ये मेरा क्या है? सतह है। तो यहाँ भी मुझे टेंशन निकालना है और एक्सेलरेशन निकालना है। क्या पहले बताइए ये चीज समझ में आया आपको? चलिए बताइए क्या आपको पहले ये डायग्राम समझ में आया? सब लोग बताइए। और इतने बेहतरीन डायग्राम के लिए थम्स अप भी दीजिए मुझे। ठीक है क्या देखिए मैंने क्या बेहतरीन डायग्राम हमने बनाया है ना। क्या बेहतरीन डायग्राम हमने बनाया है। शाबाशी तो मिलना चाहिए भाई, है ना। चलिए अब हमको यहाँ पे टेंशन निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। ठीक है तो फिर से एक बार हम लोग इस ऑब्जेक्ट का एफवीडी बना लेंगे, एक बार इस ऑब्जेक्ट का एफवीडी बना लेंगे। चलिए मान लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है। जब ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आएगा इसका मतलब है कि m2 आगे की तरफ जाएगा और इस केस में भी एक्सेलरेशन दोनों का क्या होगा? बराबर होगा। दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा? बराबर होगा, है ना। यदि ये नीचे की तरफ जाएगा, है ना, तो m2 जो है वो आगे की तरफ आएगा। चलिए अब ध्यान देंगे। सबसे पहले m1 का एफवीडी बनाएंगे फिर m2 का बनाएंगे। चलिए ध्यान देंगे। सबसे पहले मैं m1 का एफवीडी बना लेता हूं। ये मेरा m1 है। m1 में ऊपर की तरफ रस्सी लग रहा था, इसका मतलब यहाँ पे टेंशन लगेगा। इसका मास m1 है और m1g नीचे की तरफ लगेगा और चूंकि ये नीचे की तरफ जा रहा है ना, चूंकि ये नीचे की तरफ जा रहा है और एक्सेलरेशन कितना था? a था। एक्सेलरेशन कितना है मेरा? a है। अब एक चीज बता दीजिए, जब ये नीचे की तरफ जा रहा है इसका मतलब है कि m1g क्या होगा? ज्यादा होगा। तो यदि मैं न्यूटन सेकंड लॉ को लगाऊं तो F नेट इज इक्वल टू m इंटू ए, ये फॉर्मूला होता है ना। F नेट कितना हो जाएगा? m1g माइनस टी। क्या हो जाएगा? m1g माइनस टी और m इंटू ए, मास कितना है? m1 है, तो हो जाएगा m1 इंटू ए। तो इस प्रकार t बराबर हो गया m1g माइनस ए, है ना, g माइनस ए। ये हो गया t बराबर। ये तो हुआ पहले केस का एफवीडी, ये तो हुआ पहले केस का एफवीडी। अब आते हैं सेकेंड केस के एफवीडी पे। सेकेंड केस में एफवीडी पे देखिए क्या हो रहा है। सेकेंड केस में देखेंगे क्या हो रहा है कि ये मेरा ऑब्जेक्ट था m2, ये मेरा ऑब्जेक्ट है m2 और इधर की तरफ टेंशन लगेगा। टेंशन हमेशा रस्सी में दूर लगेगा। देखेंगे मैंने यहाँ पे टेंशन नहीं दिखाया, मैं दिखा देता हूँ। टेंशन यहाँ लगेगा, टेंशन यहाँ लगेगा, है ना। हमेशा ऑब्जेक्ट से दूर लगता है टेंशन, तो टेंशन ऑब्जेक्ट से दूर लगेगा। इस ऑब्जेक्ट का वेट है m2 और ये ऑब्जेक्ट आगे की तरफ मूव कर रहा है a से, है ना। और आप चाहे तो m2g आप लगा सकते हैं, आप चाहिए तो। चलिए एफवीडी बना रहे हैं तो लगा देते हैं। अब एक चीज बताइए, हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन बोलता है कि जो अप्लाइड फोर्स है वो उसी डायरेक्शन में होता है ना, उसी डायरेक्शन में होता है। तो यदि मैं यहाँ पे न्यूटन का सेकंड लॉ लगाऊं कि F
नेट इज इक्वल टू m इंटू ए, है ना, तो वो उसी दिशा में होगा भाई, इसी दिशा में होगा। तो इस दिशा में टोटल कितना फोर्स है, आप ही बताइए कितना टोटल फोर्स है ना। इस दिशा में टोटल एक ही फोर्स है, वो है T, और कुछ नहीं है, एक ही फोर्स है T, है ना। तो F नेट का मान हो जाएगा T m, m मतलब इस ऑब्जेक्ट का मास लेना, इस ऑब्जेक्ट का मास कितना है m2, तो हो जाएगा m2 इंटू ए। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। इसका कोई खेल यहाँ पर नहीं है, इस ऑब्जेक्ट का कोई खेल, इस फोर्स का यहाँ पे कोई खेल नहीं है ना। तो ये हो गया समीकरण नंबर 1। तो समीकरण 1 हो गया T बराबर m1 g माइनस ए, और यहाँ हो गया T बराबर m2 a। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को फिर से सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट में देखेंगे T बराबर क्या है m1 g माइनस ए, और यहाँ T बराबर है m2 a, तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा m1 g माइनस ए बराबर m2 a। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो हो जाएगा m1 g माइनस m1 a बराबर m2 a। तो इस प्रकार हो गया m1 g बराबर m1 प्लस m2 a। इस तरह a का मान हो गया क्या, m2 बटे m1 प्लस m2 इंटू जी। तो ये हो गया मेरा a का मान, है ना। अब उसी तरह हमको t का मान निकालना है। तो t समीकरण 2 से फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड क्या था, t बराबर m2a, और m2a का मान क्या है देख लीजिए, यहाँ निकला हुआ है। a के मान को यहाँ पे ला के रख देते हैं। कुछ गड़बड़ हो गया क्या, ये m1 है, यहाँ गलती, ये m1 था भाई, यहाँ गड़बड़ हो गया है। तुम सोच रहे कहाँ गड़बड़ हो गया, ये m1 था, m1 है। चलिए तो हो जाएगा a का मान हो जाएगा m1 बटे m1 प्लस m2 जी। इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा m1 m2 बटे m1 प्लस m2 इंटू जी। तो ये हो गया टेंशन का मान। तो ये हो गया आपके लिए टेंशन, और ये हो गया आपके लिए एक्सेलरेशन, है ना। ये हो गया आपके लिए एक्सेलरेशन। चलिए बताइए कोई दिक्कत है यहाँ तक, इस डेरिवेशन में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। डेरिवेशन याद नहीं रखना, रिजल्ट याद रखना है। अभी मैं फिर से शॉर्ट नोट्स बना दूंगा, जल्दी से बताइए क्या इस डेरिवेशन में किसी को कोई प्रॉब्लम है, इस डेरिवेशन में किसी को कोई प्रॉब्लम है। सर टॉपिक हार्ड है या हमको लग रहा है, नहीं भाई मलखान टॉपिक हार्ड नहीं है, ठीक है। डेरिवेशन हार्ड हो सकता है आपके लिए, है ना, बस आपको रिजल्ट याद रखना है, ठीक है। बस आपको रिजल्ट याद रखना है, कुछ भी हार्ड नहीं होता है। थोड़ा सा डेरिवेशन आपको आदत नहीं होगा इतना करने का, है ना, आपको ये याद भी नहीं रखना स्टेप, आपको ये स्टेप याद नहीं रखना, आपको रिजल्ट याद रखना है। चलिए तो इस केस के लिए मैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट नोट्स बना रहा हूँ, ठीक है, इम्पोर्टेंट नोट्स बना रहा हूँ VVI, है ना। क्या था, एक सरफेस पर कोई ऑब्जेक्ट है जो कि है m2, और एक रस्सी के थ्रू यहाँ पर m1 लटका हुआ है, और m1 कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है ना। m1 क्या जा रहा है, नीचे जा रहा है। सर इसमें कोई सैद्धांतिक प्रश्न भी आते हैं क्या, सैद्धांतिक क्या होता है भाई राकेश, थोड़ा सा इतना भी हिंदी मत लिखिए, थोड़ा सा हमको भी दिक्कत हो जाए। थ्योरेटिकल नहीं आएगा, ठीक है, थ्योरेटिकल नहीं आएगा राकेश, ठीक है, सीधे ऑब्जेक्टिव प्रश्न। हाँ ऑब्जेक्टिव ही आएगा, ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चंस नहीं आएंगे। हमने जो भी इसके पहले क्वेश्चन कराया था, क्वेश्चन नहीं आएगा, डायरेक्ट फार्मूला पे क्वेश्चन आएगा, ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला पूछ लिया जाएगा। इसीलिए मैं जो आपको ये पेज लिखा रहा हूँ इसको याद रखेंगे, ठीक है, ध्यान देंगे। तो यदि m1 है और ये m2 है ना, तो ऑब्जेक्ट यदि ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो इस केस में जो आपका एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन हो जाएगा m1 बटे m1 प्लस m2 इंटू जी, और टेंशन बराबर हो जाएगा m1 इंटू m2 बटे m1 प्लस m2 इंटू जी। ये होगा, ठीक है। बस आपको ये फार्मूला याद रखना है ना। यदि मैं आपको डायरेक्ट सिर्फ फार्मूला ही लिखा दूं
तो आप लोग फिर बोलेंगे सर ये फार्मूला कहाँ से आ गया। तो मैंने थोड़ा सा समय दिया आपको डेरिवेशन के पीछे, ठीक है। तो मैंने आपको थोड़ा सा समय दिया है डेरिवेशन के पीछे। क्या वीडियो ब्लर हो रहा है, क्या फंस रहा है क्या? चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मैंने आपको थोड़ा सा समय दिया। क्लास फंस रहा है क्या भाई? जल्दी से बताइए। लैगिंग कुछ, बफरिंग वगैरह कुछ ऐसा तो कुछ होना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए, ये केस क्लियर है सबको? जल्दी से बताइए, ये केस क्लियर है? बस अपना अब मैकेनिक्स में सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक बचा हुआ है, वो एनर्जी। सिर्फ एक टॉपिक बचा हुआ है, एक इसके अलावा कंडीशन 3 भी हो सकती है। क्या क्या दीपक? इस सब क्लियर, ठीक है। इसके बाद अपना सिर्फ एक टॉपिक बचा हुआ है, एनर्जी। वो भी थोड़ी देर का क्लास है, उसको भी किसी दिन हम लोग समाप्त कर लेंगे, तो अपना मैकेनिक्स खत्म हो जाएगा, है ना। मेरे तरफ से मैकेनिक्स बिल्कुल खत्म हो गया है ना। क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस अभी खत्म नहीं हुआ है, क्वेश्चंस होगा। क्वेश्चंस हर टॉपिक का फिर से क्वेश्चंस होगा, है ना। क्वेश्चन से आपको नहीं घबराना है, क्वेश्चंस होंगे। और चलिए देख लीजिए एक बार, यदि ऐसा कुछ क्वेश्चन है सामने आपके स्क्रीन पर, देख लीजिए एक बार। बताइए सोम का क्या? सोम करेंगे दीपक? अभी सोम खत्म का, सोम अभी शुरू कहाँ हुआ है? सोम अभी शुरू कहाँ हुआ है? सोम अभी करेंगे, है ना। हड़बड़ है क्या? आप बोलिए कब खत्म करना है, आप बताइए कब खत्म करना है। हम तो आराम आराम से चल रहे हैं। चलिए आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ेंगे। 10 किलोग्राम द्रव्यमान वाला एक ठोस पिंड ए का त्वरण ज्ञात कीजिए। इसे 5 किलोग्राम द्रव्यमान वाले अन्य पिंड बी द्वारा चिकने क्षैतिज तल पर खींचा जा रहा है। देखेंगे 5 किलो का एक वेट है जो कि 10 किलोग्राम को खींच रहा है। खींच रहा है मतलब नीचे पूछ रहा है, तो कह रहा है कि इसका हमको एक्सेलरेशन बताना है। तो आपको पता है, आराम से चलिए सर, हमें भी कोई गलती नहीं, बस समझ में आ रहा है ना। आप ये बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। मलखान आज आपने एक वीडियो मिस कर दिया भाई। हमने एक आज बेहतरीन सा वीडियो चलाया था। मलखान, दीपक, आप लोग जो बाद में आए हैं, आप लोगों ने वो वीडियो देखा था क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता दीपक कि मैंने जो पढ़ाया वही पेपर में आए, ऐसा नहीं हो। पेपर में जो आए वो मेरा पढ़ाया हुआ हो, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि जो हमने पढ़ाया वही आ जाए पेपर में, ऐसा भाई इसका कुछ मेरे पास कोई गारंटी नहीं है। हाँ, लेकिन जो पेपर में जो क्वेश्चन आया है वो मेरा पढ़ाया हुआ हो, ऐसा होना चाहिए। आया दीपक समझ में? दीपक क्या बोला मैंने कि मेरा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन एग्जाम में आए, ऐसा तो हो ही ना, ठीक है। ऐसा नहीं करना है, क्वेश्चन जो एग्जाम में आए वो मेरा पढ़ाया हुआ होना चाहिए, ठीक है। वो सारा कॉन्सेप्ट मेरा होना चाहिए। चलिए, तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा है? त्वरण पूछा है ना। तो आपको पता है कि जो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जाएगा, है ना, जो नीचे की तरफ ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है वही m1 होता है। ये मेरा m1 है और ये मेरा m2 है ना। तो एक्सेलरेशन निकालना है, तो त्वरण निकालना है, तो त्वरण बराबर हो जाएगा क्या? बोलिए, m1 बटे m1 प्लस m2 इंटू जी, यही हो जाएगा। m1 का मान 5 है, m2 का m1 प्लस m2 15 है, और g का मान 10 ले लीजिए, ठीक है। तो 5 दिया 15, तो 10 बटे 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना। 10 बटे 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। ऐसे इस तरह के क्वेश्चन का भी आने का कम चांस है, फार्मूला पे आना चाहिए। मेरे हिसाब से आपके लेवल में इस तरह का क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, है ना। फार्मूला पे आना चाहिए, लेकिन फिर भी देखिए ये भी फार्मूला पे ही सिंपल सा क्वेश्चन है ना। चलिए, तो एक्सेलरेशन का मान हो गया 10 बटे 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कोई टॉपिक है? लास्ट टॉपिक है आज के लिए। तो यदि आप लोग तैयार हैं तो बोलिए, लास्ट टॉपिक है आज का, है ना। तो सिर्फ अपना मैकेनिक्स में अब बचेगा एनर्जी, है ना। वर्क और एनर्जी बचेगा, तो उसको भी किसी दिन करा देंगे, है ना। एक क्लास बचा है मैकेनिक्स का मेरे तरफ से। बाकी क्वेश्चंस, देखिए क्वेश्चंस को कराने का कोई कितना भी क्लास हो सकता है भाई, उसमें कुछ नहीं कर सकते हम लोग, है ना। सर पेपर में तो IITI लेवल का आएगा नहीं दीपा, ऐसा नहीं भाई। आपका मैंने क्वेश्चन देखा था, आपके पेपर का मैंने क्वेश्चन देखा था, आपको मैंने 9 वाला क्वेश्चन दिखाया था ना,
9 वाला क्वेश्चन तो बिल्कुल ही डिप्लोमा इंजीनियरिंग लेवल का क्वेश्चन था, वो जो आपके एग्जाम में आया था 2018 में, 9 वाला क्वेश्चन है ना, वो इंजीनियरिंग लेवल का क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन किसी भी तरह का आ सकता है भाई, ठीक है। चलिए लास्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक बताया जाए, बताइए जल्दी से। चलिए आगे बोलिए जल्दी से, थम्स अप करेंगे तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, लास्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। एक लास्ट टॉपिक और है, ठीक है, जल्दी से बताइए, तो आज के क्लास को फिर हम लोग समाप्त करेंगे। जल्दी से बताइए एक बार, थम्स अप करेंगे तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। चलिए ठीक है नमन, धन्यवाद। चलिए क्या बोल रहा है, मोशन ऑफ टू बॉडीज कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग, वन ऑफ विच इज हैंगिंग फ्री एंड अदर लाइंग ऑन द स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन। चल ठीक है, चल ठीक है मलका, ठीक ठीक। आइए देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वही निकालना तो हमको, वही त्वरण और टेंशन है ना। बस नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, देखिए क्या है नेक्स्ट टॉपिक। दो मिनट डायग्राम बनाने दीजिएगा, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए ये है डायग्राम, ठीक है सर। आप बीच बीच में नेम लेके कनेक्ट बहुत अच्छा कर लेते हैं जो पूरी क्लास को। हाँ जी, अभी कमेंट आते रहता है ना भाई मुल्खान, तो ठीक रहता है ना। चलिए देखेंगे, इंक्लाइंड प्लेन है, ये एंगल आपको अल्फा दिया हुआ है। इस ऑब्जेक्ट का मास m1 है, इस ऑब्जेक्ट का मास m2 है। ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जा रहा है। चलो ओके, इतना अच्छा डायग्राम को फिर ऐसे क्यों बना भाई, इसको भी फोर्स से ही दिखाइए, है ना। ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है और ये ऑब्जेक्ट इधर की तरफ जाएगा। ये आपका डायग्राम है। सबसे पहले फिर से इसमें हमको क्या क्या निकालना है, टेंशन निकालना है और एक्सेलरेशन निकालना है ना। क्या आपको पहले ये डायग्राम समझ में आया, जल्दी से बताइए, है ना। ये ऐसा डायग्राम है, जल्दी से बताइए, क्या आपको ये चीज़ आया समझ में, जल्दी से बताइए, क्या ये चीज़ आपको समझ में आया। इसमें हमको टेंशन निकालना है और एक्सेलरेशन निकालना है, जल्दी से बताइए, क्या ये चीज़ आपको समझ में आया। चलिए फिर से एफबीडी बनाना है। इस वाले ऑब्जेक्ट का एफबीडी बहुत आसानी से बन जाएगा, इसको ध्यान से समझेंगे, इसको ध्यान से समझेंगे। M2 वाला क्या इस तरह का एफबीडी हमने किया है, हमने एक क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव में, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन का एफबीडी बनाया था, इस तरह के क्वेश्चन का एफबीडी बनाया था। सर इसमें टेंशन भी मार्क्स कर दो। हाँ जी, टेंशन भी मार्क कर देते हैं भाई। टेंशन हमेशा ऑब्जेक्ट से दूर लगेगा, इधर की तरफ टेंशन लगेगा, इधर की तरफ टेंशन लगेगा, ठीक है। टेंशन हमेशा ऑब्जेक्ट से दूर लगेगा। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले M1 का मैं एफबीडी बना लेता हूँ, ध्यान देंगे। सबसे पहले M1 का एफबीडी बना लेता हूँ। ये मेरा M1 है, इस ऑब्जेक्ट का मास M1 है और ऊपर की तरफ यहाँ पे टेंशन लग रहा है, नीचे की तरफ आपको M1 इंटू जी लगेगा और ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ मूव कर रहा है। सर इन सभी किस पर कौन सा सूत्र काम लेंगे ये भी बताना प्लीज़। ये इन सभी
सर इन सभी के किस प्रश्न के लिए कौन सा सूत्र काम में लेंगे, है ना। क्वेश्चन आपको स्पष्ट बताया रहेगा, ठीक है, बता देंगे जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ना क्वेश्चन का, तो वहां देखेंगे एक बार, ठीक है। पहले एक बार टॉपिक को खत्म कर दीजिए, चलिए ध्यान देंगे। तो मैं यदि यहाँ पे नेट फोर्स की बात करूं, एफ नेट का न्यूटन के सेकंड लॉ से, तो ये एफ एम इंटू ए होता है फार्मूला। क्योंकि ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जा रहा है, इसका मतलब है कि m1g बड़ा होगा, तभी ये नीचे की तरफ जा रहा है ना। तो एफ नेट को यदि मैं निकालूंगा तो ये हो जाएगा m1g माइनस टी बराबर m, ऑब्जेक्ट का मास कितना है, m1 है, तो ये हो जाएगा m1a, है ना। तो इस प्रकार t बराबर हो गया m1g माइनस a। ये हो गया फर्स्ट वाले का एफबीडी, ये हो गया फर्स्ट वाले का एफबीडी। चलिए अब चलते हैं सेकेंड वाले एफबीडी की तरफ, सेकेंड वाले एफबीडी के तरफ चलते हैं। चलिए सेकेंड वाले का एफबीडी ध्यान देंगे, ये बेहतरीन है, इसको समझेंगे, ठीक है। नहीं भी समझ में आएगा तो इसको याद कर लेंगे आप, ठीक है। नहीं भी समझ में आएगा तो इसको याद कर लेंगे। यहाँ पे एक लाइन था, ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, बिल्कुल सही। उसके बाद इधर की तरफ लाइन था, फिर यहाँ पर लाइन था, ठीक है, फिर यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट था, है ना। चलिए ध्यान देंगे, इतना ही था। इधर की तरफ ये एंगल अल्फा है और इसका मास m2 है, तो m2 कहाँ लगेगा भाई, वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा। m2 कहाँ लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, m2 यहाँ लगेगा, है ना। m2 वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, m2g लगेगा, है ना, वेट लगता है। और इधर की तरफ आपको नॉर्मल लगेगा, इधर की तरफ आपको नॉर्मल लगेगा, है ना। ये आपको नॉर्मल लगेगा, इधर की तरफ आपको टी लग रहा था, टेंशन, यहाँ पे टेंशन लग रहा था। अब आपको पता है कि ये एंगल अल्फा है, तो ये एंगल भी अल्फा होगा, है ना, ये एंगल भी आपको अल्फा होगा। अब ये m2g है, अल्फा डिग्री के साथ कोण बना रहा है, तो इधर की तरफ आएगा m2g cos अल्फा और इधर की तरफ आएगा m2g sin अल्फा। हमने ये एफबीडी पहले भी पढ़ा है, आप लोग एक बार बताइए क्या हमने ये एफबीडी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, जल्दी से बताइएगा, क्या हमने ये एफबीडी पहले पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। हमने पहले भी इस तरह का एफबीडी पढ़ा है ना। चलिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, एक बार बता दीजिए, कोई भी प्रॉब्लम है तो बता दीजिए एक बार एफबीडी में। ये इसका एफबीडी है, जल्दी से बताइए, किसी भी भाई बंधु को कुछ प्रॉब्लम है तो बताइए एक बार। राकेश चोपड़ा, हाँ जी ठीक है, आपका कमेंट पढ़ लिया था हमने, किसी बता दीजिए एक बार, नहीं तो फिर अब आगे बढ़ेंगे। चलिए एफबीडी में, जी जी हाँ, हरिओम कुछ बोल रहे हैं आप, एफबीडी में क्या बोल रहे हैं हरिओम, बताइए। सर इसमें आइटम पर अल्फा कैसे आ गया, सर इसमें आइटम पर अल्फा कैसे आ गया, इसमें फ्रिक्शन फोर्स कैसे नहीं आया। हम फ्रिक्शन फोर्स की बात नहीं कर रहे हैं दीपक, हम लोग स्मूथ सरफेस, देखिए अपना जो टॉपिक है ना, आपने टॉपिक नहीं पढ़ा, देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ स्मूथ सरफेस, स्मूथ सरफेस है मतलब वहाँ फ्रिक्शन नहीं आ रहा है, ठीक है, फ्रिक्शन वहाँ पे नहीं आ रहा है। और एक क्या आपने, और एक कमेंट क्या किया आपने, सर इसमें आइटम पर अल्फा कैसे आ गया, कहाँ पे, यहाँ पे पूछ रहे हैं कि अल्फा, ठीक है, सिंपल ज्योमेट्री है, सिंपल ज्योमेट्री है, क्या नाम है दीपक, ठीक है, एक बार ध्यान से आप करेंगे तो अल्फा आएगा, नहीं बनेगा फिर बताइएगा। ये पहले फ्री बॉडी डायग्राम में पढ़ा है, पढ़े, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक, बिल्कुल सही। और अच्छा अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़, इसको तो आप कभी नहीं भूलेंगे, है ना, कि भाई ये ऑब्जेक्ट जो मेरा वेट है, मास, ये ऑब्जेक्ट मेरा इधर की तरफ मोशन कर रहा है, इसको दूसरे कलर से बनाते हैं, ये ऑब्जेक्ट मोशन भाई इधर कर रहा है ना, इस बात को ध्यान देंगे, मोशन जब इधर कर रहा है तो बाकी और किसी फोर्स को नहीं देखना है, सिर्फ इसी दिशा में फोर्स को देखना है। तो इस दिशा में सिर्फ दो फोर्स है, एक है T और एक है m2g sin अल्फा, बस यही दो फोर्स है, एक है T
और एक है m2g साइन अल्फा। और चूंकि ये इधर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब है कि t क्या है, बड़ा है। t क्या होगा, बड़ा होगा। चलिए, तो सेकेंड केस के लिए यदि मैं FVD बनाऊं, यदि मैं लिखूं न्यूटन सेकेंड लॉ, तो F नेट बराबर हो जाएगा क्या, m इंटू ए फॉर्मूला होता है, और t माइनस m2g साइन अल्फा हो जाएगा। और मास आपको क्या था, सेकेंड ऑब्जेक्ट का m2 है, बराबर a हो जाएगा। इस तरह t बराबर हो गया क्या, m2 कॉमन ले लेंगे, g साइन अल्फा प्लस a, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2, है ना। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व करेंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट देख ले क्या है एक बार। इक्वेशन फर्स्ट में देखिएगा t बराबर है m1g माइनस ए, है ना। t बराबर है m1g माइनस ए, और यहां पर t बराबर है m2g साइन अल्फा प्लस ए, है ना। सॉल्व कीजिए इसको, तो m1g माइनस m1a बराबर m2g साइन अल्फा प्लस m2a हो जाएगा। और सॉल्व करते हैं इसको, तो हो जाएगा m1g माइनस m2g साइन अल्फा बराबर, इधर हो जाएगा m1 प्लस m2a, और यहाँ से a का मान आ जाएगा, a का मान आ जाएगा, क्या आएगा, g को कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा m1 माइनस m2 साइन अल्फा इंटू जी बटे m1 प्लस m2। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है, ये आपको एक्सेलरेशन का मान आया, ठीक है। वो देख लेते हैं, m1 माइनस m2 साइन अल्फा m1 प्लस m2, है ना, ये सही है। अब हमको क्या निकालना है, टेंशन निकालना है। तो टेंशन के लिए या तो समीकरण 1 में रख दीजिए या तो समीकरण 2 में रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो चलिए समीकरण 1 में ही रख देते हैं। तो समीकरण 1 क्या था आपको, समीकरण 1 है आपका t बराबर m1 g माइनस ए, है ना। तो हो गया m1 g को g रहने दीजिए, a का मान हमने निकाला है यहाँ पे माइनस m1 माइनस m2 साइन अल्फा बटे m1 प्लस m2 इंटू जी, यही है। चलिए g को पूरे से कॉमन निकाल लेंगे, तो m1 g हो जाएगा, और यहाँ बचेगा 1 माइनस m1 माइनस m2 साइन अल्फा बटे m1 प्लस m2, यही बचेगा। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको भाई सॉल्व कर लेते हैं, ये पहले, ठीक है, कमेंट किसी का नहीं आया, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो m1 प्लस m2 इधर आ जाएगा, तो t बराबर हो जाएगा क्या, देख लेते हैं एक बार। t बराबर क्या है, m2 इंटू m1 इंटू जी है, ये m1 है ना। तो m1 इंटू जी, भिन्न का जोड़ आ जाएगा m1 प्लस m2, यहाँ पे आ जाएगा m1 प्लस m2, फिर क्या है देख लेते हैं एक बार, माइनस m1 हो जाएगा, माइनस m2 हो जाएगा, माइनस m1 प्लस m2 साइन अल्फा इंटू जी। जी तो जी नहीं है उधर, जी नहीं होगा, ठीक है, जी है भी नहीं, जी को हमने कॉमन ले लिया था। हाँ देख लेते हैं, m1 प्लस m2 इधर आ जाएगा, माइनस m1 प्लस m2, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इस तरह हो गया, आपको देखिएगा m1 से m1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इस तरह हो गया t बराबर m1 इंटू जी। सॉल्व करेंगे तो m2 को कॉमन निकाल लेंगे, तो बचेगा 1 प्लस साइन अल्फा बटे m1 प्लस m2, है ना। तो m2 को भी बाहर ले आइए, तो हो गया m1 m2 1 प्लस साइन अल्फा इंटू जी बटे m1 प्लस m2,
है ना। ये केस उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप रिजल्ट को याद रखेंगे, रिजल्ट को याद रखेंगे। तो ये इसका क्या आ गया, टेंशन आ गया। चलिए, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। सर पेपर में आपको साथ लेके जाना पड़ेगा, नहीं मलखन ऐसा बात नहीं है ना। इस रिजल्ट को याद रखेंगे, ठीक है। क्या आज का सेशन मजा आया, तो जल्दी से बताइए। बस यहाँ पे आपका काइनेटिक्स खत्म हुआ। न्यूटन थर्ड लॉ को एक बार बता देता हूँ, लिखाना पढ़ाना कुछ नहीं है। एवरी एक्शन हैविंग इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यही न्यूटन का तीसरा नियम होता है कि सभी क्रिया के विपरीत एक प्रतिक्रिया बल लगती है। आज के लिए बहुत है सतीश भाई, हाँ जी ठीक, बिल्कुल सही है ना। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को तो बताइए। तो ये आपका था केस था। चलिए, तो आपका काइनेटिक्स खत्म हो गया है ना। हमने क्या क्या कवर कर लिया है अभी तक, हमने स्टैटिक्स को पूरा कर लिया है ना, हमने काइनेमेटिक्स को पूरा कर लिया, हमने काइनेटिक्स को पूरा कर लिया, हमने ये 3 टॉपिक पूरा कर लिया किसमें, मैकेनिक्स में। अब अपने पास एक और टॉपिक है, वो है वर्क एंड एनर्जी, वर्क एंड एनर्जी। तो ये टॉपिक आपका कराना है, बाकी क्वेश्चन चलते रहेंगे, क्वेश्चंस अपना चलता रहेगा। चलिए धन्यवाद भाई, कोई भी दिक्कत हो तो बताइएगा। बाकी क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, है ना। बाकी क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। कोई डाउट है किसी भी भाई बंधु को, या कुछ समझना हो, कुछ बोलना हो, कुछ सजेशन हो या कुछ और हो, बाकी क्लास को हम लोग समाप्त करते हैं। जल्दी से बताइए, बाकी क्लास को हम लोग समाप्त करते हैं, जल्दी से बताइए। कोई दिक्कत है क्या किसी को, कुछ करना है तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। क्या है आज के पढ़े हुए शॉर्ट को एक बार रिपीट बता दीजिएगा, बता दीजिए हनुमान जी हरी। कल बताएंगे, नेक्स्ट क्लास में रिपीट करेंगे। दीपक दीपक उसको नेक्स्ट क्लास में रिपीट कर देंगे, ठीक है, आज नहीं करेंगे, रिपीट बिल्कुल नहीं करेंगे आज। और कुछ कहना है सजेशन है तो बताइए, है ना। चलिए ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं कल।